नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री कमला रानी का अस्पताल में निधन हो गया। पीजीआई में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण, लेकिन कई दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी। कोरोना की वजह से उन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन आज खबर ये सामने आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही। तो आपको बता दें कि ये कमला रानी का आवास है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। और आज भी एक खबर सामने आई है कि आज उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यही वो उनका आवास है और पीजीआई में लगातार कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। आपको खास तौर पर बता दें कि उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ पर लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ऐसे में आज खबर ये सामने आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। ऐसे में एक और कि घर की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी और काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। कोरोना रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज अब खबर ये अचानक से सामने आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही। और वही लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम ने कमल रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। टीम 11 की बैठक में सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आप देख पा रहे हैं टीम 11 के साथ वो बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक को शुरू करने से पहले उन्होंने कमल रानी को 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी का साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर मौजूद हैं, दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। उनकी टीम 11 ये जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे यहाँ पर बातचीत की जा रही है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर, बढ़ते मामलों को लेकर यहाँ पर समीक्षा जो है वो की जा रही है। आने वाले समय में किस तरीके से प्लान किया जाए कि इस वायरस को रोका जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे पहले खबर यह है कि 2 मिनट मौन रखकर कमल रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और राजकीय शोक का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और वहीं कैबिनेट मंत्री कमल रानी के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री और हमारे मंत्री परिषद की बहुत ही जिम्मेदार साथी बहन कमला रानी वरुण जी का, वह भी रक्षाबंधन से पहले कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण से निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी बहुत दुखी हूँ। जिस दिन उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उस दिन भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी, कुछ उनके क्षेत्र के विकास से संबंधित चर्चा थी, लेकिन उस दिन फिर भेंट नहीं हो सकी थी। बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको पीजीआई में भर्ती। और वहीं कैबिनेट मंत्री कमल रानी के निधन पर डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिले से घाटमपुर क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में
प्राविधिक शिक्षा की कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी का पीजीआई लखनऊ में स्वर्गवास हो गया है और उनका अंतिम संस्कार अभी जो प्राथमिक सूचना मिली इसके अनुसार यहाँ भैरव घाट पर संपन्न होगा। एक अत्यंत दुख की स्तब्ध करने वाली एक घटना घड़ी। और वहीं कानपुर में कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की निधन के बाद विधानसभा घाटमपुर कार्यालय में शोक की लहर देखने को मिल रही है। निधन की खबर सुनते ही कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। ये तस्वीर आपके सामने है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शांति जो है वो बनी हुई है। कमल रानी के निधन के बाद तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यालय पहुँच रहे थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोगों ने संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। सभी के चेहरे जो हैं वो उदास हैं और शोक की लहर जो है वो पूरे क्षेत्र में दौड़ पड़ी है। और वहीं कमल रानी के निधन पर मायावती ने भी ट्वीट किया और दुख व्यक्त किया है। मौत की खबर अति दुखद और काफ़ी चिंताजनक भी है। कोरोना को लेकर दोनों सरकार को होना होगा गंभीर, ये उन्होंने ऐलान किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी की निधन के बारे में सुनकर काफ़ी दुख महसूस हुआ और इस दुखद मौत को देखते हुए अब उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर अब सबको अति गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इस महामारी के दौर में अब तमाम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है और हम अपने करीबियों को खो रहे हैं। कमल रानी के निधन पर मायावती ने ट्वीट किया है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर भिखारीपुर सकरौर बांध में दरार से हड़कंप मच गया है। बांध को टूटने से बचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। जेसीबी मशीनों से बांध को बचाने की कवायद बांध के किनारों पर डाले जा रहे हैं। बोल्डर बालू आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बालू भर जो बोरियां हैं वो यहाँ पर डाली जा रही हैं कि बांध को रोका जा सके। और ये सब तेज़ बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। तेज़ बारिश और बहाव की वजह से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम जनता परेशान हो चुकी है। कई लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं और ऐसे में तमाम जनता को आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन की, सरकार की। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भिखारीपुर सकरौर में बांध टूट जाने की वजह से अब आम जनता को खतरा महसूस हो रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। नेपाल व पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद इस समय घाघरा रौद्र रूप धारण करती जा रही है। घाघरा इस समय 1 मीटर 8 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है और ये वो नदी का रूप है, विकराल रूप है, जिसमें देख सकते हैं किस तरीके से नदी में पानी का बहाव है। और ये नदी बहाव को किस तरीके से अब गोंडा में भिखारीपुर सकरौर बांध में कटान शुरू हो गई है। और ये अब यहाँ की टीम व प्रशासन जागा है और जो बांध का हिस्सा कुछ हिस्सा यहाँ पर कट गया है, जिसको बचाने के लिए जेसीबी पोकलैंड मशीनें वगैरह लगाई गई हैं, जिससे कि इस बांध को बचाया जा सके। और सरकार बड़े बड़े दावा कर रही थी कि बांध नहीं कटेगा, बांध बचा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बांध में कटान शुरू हो गया, कुछ हिस्सा बांध में समा चुका है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से ये कौन सा इलाका है जहाँ पर नदी का बांध कट रहा है। ये घोड़ानपुरवा है सर। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि मार्च में जो है मार्च अप्रैल में काम लग जाए तो ये बंधा रुक सकता है, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। ये जून में काम लगता है। तो अभी क्या स्थिति है? कुछ हिस्सा कट गया? हाँ कट गया है। कहाँ का हिस्सा कटा? ये टेपरानपुरवा के पास में। कितना हिस्सा कटा है? लगभग एक लट्ठा कटा है तो छोड़ा। तो और भी लोग इनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्या दिक्कत है, बताइए। कहाँ का हिस्सा कटा है, कैसे क्या दिक्कत? जो रामलाल घर के सामने पीपल का पेड़ था वहीं पे कटा है। तो कितना हिस्सा कट गया है? 1 लट्ठा कटा है मुश्किल से। तो किस तरीके से यहाँ पे लापरवाही कर रही थी विभाग? लापरवाही टीम लगती है तो लगते है, मशीना लगता है तो कटने लगता है, जो लग जाता है मशीना बंद होता है, काम भी बंद हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के लोग लापरवाही कर रहे थे। और भी लोग इनसे जानेंगे कैसे यहाँ लापरवाही कर रहे थे और किस तरीके से। यहाँ मेल प्रशासन की लापरवाही है और मंत्री नेता हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर काम बहुत ढीला करते हैं। जब समय बाढ़ का आ जाता है तब वो जागते हैं, उसके पहले वो सोते रहते हैं।
पैसा कमाने का जब से एकदम देखते हैं कि हाँ पूरा वो हो गया, तब जो है यहाँ काम लगाते हैं, मतलब कटने के करार पे आ जाता। तो अब क्या स्थिति अभी जो स्थिति ये है कि एकदम कटने करार पे है ये। तो कितना हिस्सा कट गया है? लमसम 2 सेंटीमीटर कट चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों का भी आक्रोश है कि जब यहाँ पर कटान शुरू होता है तब प्रशासन होश में आता है और यहाँ पर राहत बचाव कार्य शुरू करता है। अगर समय रहते होता तो गोंडा में फिर बांध कटाना शुरू हो सकता था। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन किस तरीके से इस बांध को बचा पाता है और ग्रामीणों को किस तरीके से सुरक्षित कर पाता है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। और वही नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी बाराबंकी के तराई क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। उफनाई सरयू 3 तहसील क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों के पास पहुंचकर कहर बरपा रही है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरने से हजारों की आबादी संकट में है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तटबंध पर जो शरण ले रहे हैं। ऐसे में अब तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं और ये पानी उनके लिए परेशानियों का सबब बनता ही जा रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी वजह से अब आम जनता और वहीं अगली खबर कानपुर से। एक बार फिर सवालों में यूपी पुलिस सिपाहियों पर मारपीट और अश्लीलता का आरोप लगा है। जेड स्पा में जाकर मारपीट की गई है और अश्लीलता भी बरती गई है। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो चुका है। सिपाही सुशील नागर और अंकित प्रधान पर गंभीर आरोप लगे। कोरोना पॉजिटिव होने पर दोनों सिपाही थे होम क्वारंटाइन। पुलिस ने स्पा में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब कर दिया है। तस्वीर आपके सामने, आप देखिए। यहाँ पर पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मारपीट की है और अश्लीलता भी बरती है। तो कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेड स्पा में जाकर की है मारपीट और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली। और अब अगली खबर औरैया से है। दरोगा पर महिला ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। गंदी गाली और अभद्रता करने का आरोप लगा है। थाने में बुलाकर महिला के साथ अभद्रता करने का आरोप है। दरोगा उदय प्रकाश पर पहले भी लग चुके हैं कई आरोप। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। इसके बाद अब कार्रवाई करने के यहां पर दिए गए हैं आदेश। औरैया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाने में बुलाकर महिला के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है और एक बार फिर से अब देखिए पुलिस की कार्यशैली पर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कोई पहली बार ये खबरें जो है वो सामने नहीं आई हैं। ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगा है, अश्लीलता बरतने का आरोप लगाया है। सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही सरकार नए नए कानून ला रही हो, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, ना ही इसका पालन कराया जा रहा है। बलिया के सहतवार थाना इलाके में दबंगों ने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, जिसके चलते गांव का पानी का निकास बंद हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वह इस मामले को लेकर प्रधान और ग्रामीण प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलकर और पत्र लिखकर परेशान हो गए हैं, लेकिन किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं प्रतापगढ़ में अगली खबर सामने आ रही है जहां पर जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। आप देखिए किस तरीके से दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट हो रही है। फावड़ा भी यहां पर चलाया जा रहा है
और इस पे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और उन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा भी दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। संभल से अगली खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तीसरे फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने खाद्य व्यापारी की हत्या कर दी थी। चंदौसी कोतवाली इलाके का ये पूरा घटना जो है वो देखने को मिल रहा है। तो संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोच लिया है, यानी कि 2 बदमाश जो मौके से भागने में सफल हो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमंचा भी पुलिस ने उनके पास से बरामद किया है। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। गाजियाबाद एसएसपी ने ऑपरेशन निहत्ता की शुरुआत की। इसके तहत 2 दिनों में ही 55 ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से जुड़े हुए हैं या अपराधियों के रिलेटिव्स हैं। इस पहल के तहत ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने सिर्फ रसूख दिखाने और अपराध फैलाने के लिए शस्त्र लाइसेंस लिए हुए हैं। एसएसपी कलानिधि नैथानी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। पिछले 1 महीने में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए का वीडियो डालने वाले 100 से ज्यादा हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। और अब आगरा से अगली खबर। ग्रीन गैस पाइपलाइन की पाइप फटने से अब इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से गैस का काफी रिसाव हो रहा था। सड़क निर्माण के दौरान फटा ग्रीन गैस का पाइप, मौके पर पहुंची टीम लीक को ठीक करने में जुटे हुए थे। थाना न्यू आगरा के दयाल बाग का मामला सामने आया है, लेकिन जब यहां पर प्रशासन पहुंची तो इन तमाम चीजों को सही कराया गया। और अब अगली खबर नोएडा से, जहां पर नशे में धुत लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। लड़कियों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा काटा है। लोगों से यह अपील की जा रही थी कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन ऐसे में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अगल बगल के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो लगातार इन लोगों को मना कर रहे थे कि आप लोग हंगामा ना करें, लेकिन उसके बाद उन लोगों से बदतमीजी जो यहाँ पर की गई है। और ये तस्वीर आपके सामने है। Keep looking at me, keep making my video. I'm sure you'll get million of views and then you'll get money. I'm sure you do. Keep looking at me, keep making my video. I'm sure you'll get million of views. तो नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लड़कियों का शराब पीकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। नशे में धुत लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा है ये, और जो कि कैमरे में कैद हो गया है। अगल बगल पड़ोसी हैं जो है शांत कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़कियां जो हैं वो हंगामा करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। और इस पूरे मामले की सूचना भी स्थानीय पुलिस को दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई करते हुए कई लड़के और लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जेवीके ईएमआरआई के सीईओ के खिलाफ दर्ज किया गया एफआईआर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य महानिदेशक डायरेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। कंपनी पर सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। एनएचएम ने कंपनी को पूरा किया भुगतान, कंपनी कर्मचारियों की नहीं दिया वेतन और भत्ता। कर्मचारी कई दिनों से कर रहे हैं हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा हो रही है बाधित। कंपनी कर्मचारियों की यहां पर उन्हें वेतन जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब तमाम वो कर्मचारी परेशान हो चुके थे। अब वहां पर जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर, एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। जेवीके ईएमआरआई के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर ने दर्ज कराई है एफआईआर।
आपको बता दें, कंपनी पर सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है और इसी के साथ कंपनी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था वेतन भत्ता, जिसकी वजह से अब आम जो कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए थे, अब वो परेशान हो चुके थे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस की कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य का यहां पर उल्लंघन करने को लेकर अब आरोप जो है वो लगे थे। कंपनी कर्मचारियों का यहां पर वेतन भत्ता जो है वो नहीं दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए जमकर हंगामा भी किया जा रहा था। कर्मचारियों द्वारा कई दिनों से हड़ताल पर थे। लखनऊ से बड़ी खबर, एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर दर्ज किया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया गया, क्या है पूरा मामला? जी अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। जो एम्बुलेंस कंपनी है, लगातार इसका उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक टाई अप हुआ था, चूंकि एम्बुलेंस संचालन के लिए, जिसमें कि लगातार ये देखा जा रहा है पिछले 1 साल से कि लगातार इसमें जो कर्मचारी है उनको वेतन को लेकर आए दिन दिक्कतें होती हैं, धरना होता है, भूख हड़ताल पे लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या उजागर हुई और सरकार ने इसमें संज्ञान लिया है और इस कंपनी पे एफआईआर दर्ज की गई है। अब आगे के हालात क्या हैं, चूंकि इस कोरोना काल में सरकार ये नहीं चाहती किसी प्रकार की कि कोई अनहोनी हो और कोई कोरोना मरीज समय से न पहुंचे, तो शायद इसी वजह से इसमें एफआईआर दर्ज की गई और बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। सचिन जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से बड़ी खबर, एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। विमला 3 मिनट लेट 300 रुपए कट, बोनस भी कट।